मैं जब से शादी करके आई थी अपने ससुराल का माहौल कुछ अजीब सा पाया था। मेरी सास ने मेरे देवर की शादी करने से साफ इनकार कर दिया था और ये बात सारे खानदान में उन्होंने ऐलानिया कही थी, जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि भला इस बात का क्या मतलब हो सकता है। उन्होंने क्यों मेरे देवर की शादी नहीं करनी? चलो ये तो ठीक है कि नहीं करनी, अगर देवर की शादी तो इस बात का खानदान में ऐलान करना बनता था। मेरे ख्याल से नहीं। मुझे लग रहा था हो सकता है शायद मेरे देवर में कोई कमी हो, इसीलिए मेरी सास ऐसा कर रही हो। और मैंने जब ये बात अपने शौहर से पूछी तो उन्होंने कहा मेरा देवर बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे मतलब में बात पूछी थी। डर रही थी कि अगर सीधी तरह पूछूंगी तो कहीं गुस्सा ना कर जाए या फिर हो सकता है सच ना बताएं। पर जब उन्होंने कहा कि मेरा देवर बिल्कुल ठीक ठाक है तो मुझे उनकी बात पर यकीन आ गया। पर मेरी सोच वहीं पर रुकी हुई थी। फिर मेरी सास किस वजह से देवर की शादी नहीं कर रही थी? जब मैं नई नई आई थी यहाँ शादी करके तभी मैंने ये सब सुना था। तब सास से वजह भी पूछी थी पर उन्होंने सख्ती से मुझे टोक दिया था और कहा था कि इस मामले से दूर रहो, अपने घर पर ध्यान दो और इधर उधर मत झांको, तुम्हारे काम का कुछ नहीं इनमें रखा। तब उनकी इस कदर सख्ती पर मैं शर्मिंदा सी हो गई थी और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी उनसे अब वजह नहीं पूछी। लेकिन एक तजस्सुस रहता था। ये बात मेरे जहन में हमेशा से मौजूद रहती थी कि क्या वजह है मेरे देवर की शादी ना करने की। मैंने अपने देवर को भी देखा हुआ था, खुश शक्ल और खुश इखलाक का था। वो बड़ी इज्जत से पेश आता था मेरे साथ। हर बार उसको देखकर मुझे दुख होता था कि न जाने क्यों मेरी सास उस पर इतना बड़ा जुल्म कर रही है। लेकिन इस दुख का इजहार मैं उसके सामने करने से भी कासिर थी। अपनी सास का खौफ मेरे दिल में मौजूद था, इसलिए कि अगर उनको भनक पड़ गई कि मैं उनके राज को जानने की तगोदो में हूं तो ऐसा ना हो मुझे घर से निकाल दें। जबकि मेरी सास देखने में ऐसी बिल्कुल ना थी। वो आम हालात में बड़ी नरमी और चाहत से बात करती हैं मुझसे। चेहरे पर हमा वक्त उनके नरम मुस्कुराहट रहती है। पर जब वो गुस्से में होती हैं तो उनके सामने जाने से भी मैं कतराती हूँ, क्योंकि तब वो बात बात पर काट खाने को दौड़ती हैं। हमारे घर में उनका राज चलता था। उनके बाद अगर किसी की बात हमारे घर में मानी जाती थी तो वो मेरे देवर की थी। मैंने देखा था मेरा शौहर उनके मामलों से दूर रहता था। अपनी माँ से मोहब्बत उसको भी थी, लेकिन जो एका मैंने अपने देवर और सास में देखा था, मुझे यूं महसूस होता था जैसे मेरा शौहर मेरी सास का सौतेला बेटा हो। वो उन पर ध्यान नहीं देती थी ज्यादा, लेकिन जब भी मेरा देवर घर में आता तो उसकी आओ भगत के लिए वो खुद पेश पेश होती थी। अक्सर वो बेशतर मेरा देवर बाहर रहता था। वो घर में कम वक्त गुजारता था, कभी दिन को आ जाता तो कभी रात को। पर अक्सर वो बाहर रहना पसंद करता था और मेरी सास भी उसको इस बात पर कुछ न कहती थी। मैं देख रही थी मेरी सास को उससे बहुत मोहब्बत थी। उससे बात करते वक्त उनके लहजे में मजीद सारे जहान की नरमी सिमट जाती थी और लहजे में चाशनी घुल जाती थी। और यूं तो मेरा देवर भी उन पर जान छिड़कता था, उनसे बेहद अकीदत रखता था। अब मुझे तो उसकी मोहब्बत दुख रही थी। उसने अपनी माँ की बात मानकर शादी ना करने की कसम खाई हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत था उसका अपनी माँ से मोहब्बत का। वो घर में बहुत कम घुलता मिलता था। मेरे शौहर से भी उसकी बात ना होने की बराबर होती थी घर में। अब मालूम नहीं शायद वो बाहर बात करते हों, पर जो मैं देख रही थी वही समझ रही थी। बाकी ससुरालियों से मुख्तलिफ ससुराल लगता था मुझे, पर नंदे मेरी रिवायती नंदों की तरह थी, जो इस बात का एहसास दिलाती थी कि हाँ मैं अपने ससुराल में हूँ। वो जब भी आती मेरी सास से मेरे देवर के बारे में खुसर फुसर करके चली जाती, जो मैं सुनने की तो बहुत कोशिश करती थी लेकिन सुन नहीं पाती थी। पर एक दिन इस कोशिश में कामयाब होकर मैंने उनकी बातें सुन ली थी और ये बात सुनकर मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे कि जब मेरी नंद मेरी सास को कह रही थी कि अम्मा असगर, मेरे देवर का नाम असगर था, पर नजर रखें, वो कब घर आता है कब जाता है कुछ मालूम नहीं आपको। अब देखो हम कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं यहाँ का, पर वो साहब हमेशा घर में मौजूद नहीं होते। आपकी मोहब्बत में बिगड़ गया है वो। मेरी नंद के लहजे से साफ मालूम हो रहा था कि वो मेरे देवर से सख्त नाला है। शायद बहन थी, वो अपने भाई की फिक्र में ऐसा कह रही थी। वैसे भी मेरे देवर की भी ये आदत बुरी थी कि जब भी मेरी नंदें आती थी वो हमेशा ही घर से बाहर गया हुआ होता था। फोन करके मेरी सास उसको बुलाती थी कि बहनें आई हैं, आकर उनसे मिल तो जाओ। तब जाकर वो आता था और उनसे मिलकर कुछ देर के बाद फौरन चला जाता। मैंने उसके रवैये में वही बहनों से जो मोहब्बत होती है महसूस नहीं की थी। जैसे वो खुद पर जबर करके उनसे मिलता था और फौरन जान छुड़ाकर भाग जाता था, जिस पर मेरी नंदों का मुंह बन जाता और फिर उनके नाराज चेहरों वाले इशारे मेरी सास को मौसूल होते थे, जिनको नजरअंदाज करके वो तसल्ली देती थी कि बच्चा है, काम करता है सारा दिन, अब भी कोई काम होगा जब ही गया है, काम के बीच से बुलाया था उसको। सास की बात पर वो लोग मजीद बदमजा होकर बुड़बुड़ा के रह जाती। उस वक्त भी जब मैं उनकी बातें सुनने खड़ी थी तो मेरी सास ने जवाब दिया कि मेरी मोहब्बत में कब बिगड़ा है, मैं कौन सा मोहब्बत करती हूँ उससे, बस ये मोहब्बत दिखाती हूँ, करती नहीं हूँ। इसका मुजाहिरा करना पड़ता है, वरना तुम लोग यहाँ से चलती फिरती नजर आती अगर मैं ऐसा ना करती तो। और छोड़ो बाहर जो भी करे, हमारा उससे क्या लेना देना। उसने हमारी बात मानी हुई है, इतना ही बहुत है। अपनी सास की ऐसी नफरत भरी बातें सुनकर मैं वहां हैरत जदा सी खड़ी थी। क्या मेरी सास मेरे देवर से दिखावे की मोहब्बत करती थी? भला अपने बेटे से कौन दिखावे की मोहब्बत करता है? और ऐसी क्या वजह है जो उनको ये नाटक करना पड़ता है? भला क्या गर्ज है मेरी सास को उससे? मैं थके कदमों से वहां से निकल आई। जब दरवाजे पर खटका हुआ देखा तो मेरा देवर था।
मुझे देखते ही उसने सलाम किया और हाल पूछा। मैं फीका सा मुस्कुरा दी। मेरा जहन अभी तक अपनी सास की बातों में अटका हुआ था। उसने पूछा कि कोई आया है, तो मैंने बताया कि हाँ, उसकी बहनें हैं। तो इस बात पर मैंने अजीब सा तासुर उसके चेहरे पर देखा। मैं हैरत से उसको देखने लगी जब उसने मुझसे कहा कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अगर कोई पूछे तो प्लीज आप कह देना मैं अभी घर नहीं आया। उसने इल्तजा से मुझसे कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं वहीं खड़ी सोचों में गुम हो गई। कुछ देर बाद सास ने पूछा तो मेरा दिल किया कि उनको बता दूं कि देवर अपने कमरे में है और जाते हुए मुझे ऐसा बोलने को कह गया है। शायद इससे कोई बात जान लेती मैं, पर अपने देवर के मासूम से चेहरे पर तरस खा लिया और जैसा उसने कहा था वैसा अपनी सास को कह दिया। मेरी नंदे इस बार भी मुंह फुलाकर घर से चली गई। वजह मेरे देवर का उनसे लाताल्लुक रहना था। अब खुदा जाने क्या बात थी, क्या राज था उनके बीच, मुझे तो मालूम ही नहीं हो रहा था। बहुत मालूम करने की कोशिश की थी। सोचा अपनी अम्मा को बता दूं तो शायद मुझे कुछ पता चल जाए। मेरी अम्मा जिन्नात का इलम रखती थी तो उनके जरिए वो घर में हुई हर परेशानी का सबब जान लेती थी। मेरा नाम सादिया है। मैं अपने माँ बाप की तीसरी औलाद हूँ। मेरे बाप भी बहन भाई हैं। हमारे अब्बू रिटायर्ड मुलाजिम हैं, इसलिए अब घर जो चलता है वो बड़े भाई की तनख्वाह और अब्बू की पेंशन पर चलता है। पर भाई अच्छा कमाना चाहते थे, इसीलिए दिन रात मेहनत की उन्होंने। अब मेरे घर के हालात अमीरों वाले हैं। मेरे ससुराल से भी अच्छे खाते पीते हैं, भाई की बदौलत, जिन्होंने मेहनत करके अपना कारोबार शुरू किया था जो बहुत अच्छा चल रहा था। अम्मा ने मेरी शादी होने के बाद ही भाई की शादी करवा दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेटों का हक खा ले। उन्होंने बस भाई को इंतजार में रखा था तो इसलिए कि पहले बेटी का बंदोबस्त हो गई। मैं भी बीए कर रही थी जब इस दौरान रिश्ता आया जो अम्मा को पसंद आ गया, और यूं उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला मेरे साथ कर दिया। जबकि मैंने एतराज भी किया था कि अभी पढ़ना है, पर अम्मा कहती, पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लेना था तुमने, करनी तो यही शादी थी, तो आज ही सही। तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता मैं नहीं गंवा सकती भाई, इसलिए साफ बात है अब निभाह कर लो और भूल जाओ पढ़ाई को। असल में हमारी अम्मा खुद भी पढ़ी नहीं थी इतना, तो उन्हें इसके बारे में इतना इल्म नहीं था कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, चाहे औरत के लिए या मर्द के लिए पढ़ाई बहुत लाजिम है। दोनों को ही जरूरत पड़ जाती है ऐसे मोड़ पर जहां वो अकेले हों और उनके पास काश होता है कि थोड़ा पढ़कर डिग्री हासिल कर लेते तो मैं भी अच्छा कमा लेता। शादी के बाद का इंसान को मालूम नहीं कि क्या हो, पर जरूरत पड़ जाती है बीवी को भी कमाने की। लेकिन खैर ये बातें अम्मा ने नहीं समझनी थी। मेरी छोटी बहन अभी इंटर कर रही थी जबकि उसका रिश्ता तय कर दिया था अम्मा ने, खाला के बेटे के साथ। उसको बहुत समझाती हूँ मैं कि हर वक्त तैयार रहो, अम्मा कभी भी तुम्हारे हाथ पीले कर सकती हैं जैसे मेरे किए थे। मेरी बहन बहुत मासूम और प्यारी थी, इसलिए मैं जब अपने मैके जाती तो उसका बहुत ख्याल रखती थी। मैं हर वक्त उसे समझाती कि जमाना किस तरह का है, उसकी ऊंच नीच ये है ताकि वो समझदार बने और दुनिया को फेस करना सीख ले। इसी तरह मेरा देवर भी मुझे अजीज था, अपनी बहन की तरह वो भी मुझे मासूम लगता था जो मेरी सास की न जाने क्यों बेतुकी जिद पर राजी बैठा था। एक दिन मेरी सास ने मेरे शौहर की फुफ्फो की दावत की। वो उम्रा करके आए थे और हमारे लिए वहां से ढेर सारा सामान लाए थे, जिसमें खजूरें, पानी, चॉकलेट, मसल्ले, चादरें सब मौजूद था। वो उन्होंने किसी के हाथों हमारे घर भिजवाए थे, तो अम्मा ने फिर अगले दिन ही उनको पैगाम भेजा कि हमारे घर पर वो दावत पर आए। मेरी एक नंद भी अपने ससुराल से आ गई और मेरे साथ मिलकर दावत का इंतजाम करने लगी। सारा मेन्यू मेरी सास ने डिसाइड किया था, वो भी मेरे देवर की पसंद का। मैंने जब से उनकी बात सुनी थी वो झूठी मोहब्बत वाली कि देवर के साथ वो नाटक करती हैं मोहब्बत का, असल में नहीं करती, तब से मैं उनके अंदाज बगौर देखने लगी थी। वो मेरे देवर की बहुत खुशामद करती थी। जब वो घर आता मेरी सास हर वक्त उसके साथ रहती, बातें करती, मोहब्बत जताती। उस दिन खाना भी खुद उसकी पसंद का बनाती थी। जो वो इतनी मोहब्बत करती थी देवर से वो झूठी थी, तो फिर मकसद क्या था इसका? मेरी सास ने जरूर कोई बात छुपाए रखी थी हमसे, पर वो क्या थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। शायद जो सच था वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि सच तो एक दिन खुल कर रहता है। और मुझ पर भी वो राज मेरी सास का खुल गया जिसने मेरे कदमों से जमीन निकाल दी थी। वाकई ये बात मेरी सोच में भी नहीं आई थी कभी, जिसको उन्होंने वजह बनाकर इतना कुछ किया था। खैर आप लोगों को मैं वजह भी बताती हूँ, पर उससे पहले फुफ्फो के आने का मकसद बता दूं कि मैंने ये किस्सा क्यों छेड़ा है। मेरे शौहर की फुफ्फो बड़ी खुशमिजाज औरत थी, बड़ी मोहब्बत से मुझसे भी मिलती, खाने की भी उन्होंने खूब तारीफ की थी, उन्हें बेहद पसंद आया था। जबकि मैंने जो बात महसूस की थी वो ये थी कि मेरे शौहर से बहुत रस्मी सा मिली थी, जबकि मेरे देवर से उनकी मोहब्बत के मुजाहिरे देखने लायक थे। उन्होंने सबके बीच में बैठे बैठे मेरे देवर के साथ उसकी शादी का तस्करा छेड़ दिया, जिस पर सारी महफिल में यकदम खामोशी छा गई। और यूं कुछ देर बाद मेरी सास ने उनको ये बात दोहराने से मना कर दिया, साथ ही ये कह दिया कि मेरे देवर की शादी कभी नहीं होगी कहीं भी। उनकी बात पर तो मेरे शौहर की फुफ्फो भड़क गई। अरे काहे को बच्चे को इस अजाब में मुब्तला कर रखा है, उसकी शादी हक है, क्यों नहीं कराती? अब तो उम्र भी निकली जा रही है उसकी, तुम नहीं करवाती तो मैं ही अपने बच्चे के हाथ पीले कर देती हूँ अपनी बेटी के साथ। फुफ्फो की बात पर मैं हैरत से उनको देखने लगी, तो असल में उनको अपनी बेटी का अफसोस था। उनकी बेटी खुश शक्ल और खुश इखलाक सी लड़की थी। मैंने अब जवाब के इंतजार में सास को मुंतजिर नजरों से देखा।
अरे मैं क्यों नहीं चाहूंगी मेरे बेटे का घर बसे, वो आबाद हो, खुश हो। भला अपने बेटे की बर्बाद जिंदगी का मुझे नहीं पता क्या? मैं कैसे जी रही हूँ अपने कलेजे की वीरान जिंदगी देखकर? किस किस को बताऊं? बस खुद जंजीरों ने मेरे पैर बांध रखे हैं कि चाह के भी अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती कहीं। वरना मेरा दिल नहीं करता क्या कि उसके बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं? पहले बेटे से तो न जाने कब नसीब हो ये सुख। उनकी बात मैं गौर से सुन रही थी जब आखिरी बात पर मैं शर्मिंदा रह गई। मेरी शादी को 4 साल अब तक हो गए थे और बे औलाद थी।